हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए सेकेंड केमिस्ट्री के पार्ट 2 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? लेक्चर नंबर 3 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 3 में क्या बातें की गई हैं? एल्कोहलों के निर्माण की बहुत सारी विधियों के बारे में। एल्कोहलों को बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? एल्डिहाइड से, कीटोन से, अपचयन द्वारा आपने, और कार्बोक्सिलिक अम्ल से, एसिड हैलाइड से, एस्टर से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है, इन सभी पदार्थों से आपने एल्कीन से बनाया है। एल्कीन से बनाया एल्कोहल आपने, सम्मित एल्कीन या सम्मित एल्कीन। उसके बाद आपने किससे बनाया है? हाँ, एल्डिहाइड से बनाया है अपचयन के द्वारा। एल्डिहाइड का अपचयन करा के, कीटोन का अपचयन करा के, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करा के, एसिड हैलाइड का अपचयन करा के और एस्टर का अपचयन करा के आपने एल्कोहल बनाया। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे एल्कोहल बनाएंगे? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन से कराएं, एल्डिहाइड में अगर आप फार्मल्डिहाइड लेंगे तो उससे आपको मिलता है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। फार्मल्डिहाइड के अलावा अगर आप दूसरा कोई एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल। और अगर आप कीटोन लेंगे उससे उसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे तो आपको क्या मिलता है? थर्ड डिग्री एल्कोहल। अभी आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे फिनालों के निर्माण की विधियों के बारे में। नाम उनको जन्म भी करते हैं फिनाल का। फिनाल का नाम क्या होता है? बेंजीनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। प्रसिद्ध नाम फिनाल ही है, आईयूपीएसी नाम एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो फिनॉल के निर्माण की बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधियां हैं? आप पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनाल का निर्माण कैसे होगा, जो पढ़ेंगे आप टॉपिक से, क्लोरोबेंजीन से फिनाल। और क्या पढ़ेंगे आप? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल बनाना है। और उसके बाद बनाएंगे बेंजीन डाईएजोनियम लवण से फिनाल बनाएंगे आप। और उसके बाद क्यूमीन से फिनाल का निर्माण किया जाए। क्यूमीन से फिनाल। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर आपको हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन बोले, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना हो तो इसकी स्टेप क्या है कि अगर आप लेंगे क्लोरोबेंजीन तो यहाँ पे Cl को हटा के OH लाना पड़ेगा, तभी तो फिनाल बनेगा। Cl को हटा के OH को लाना पड़ेगा। आपको बता दिया जाए, इसके विषय में आपने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया है कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाया जाए, या क्लोरोबेंजीन के Cl का विस्थापन OH समूह के द्वारा कैसे किया जाए। इसके लिए क्या है? इसके लिए विशेष कंडीशन है कि आपको यहाँ टेम्परेचर रखना है 623 केल्विन, दाब रखना है 300 ATM, और किससे क्रिया कराना है? जलीय NaOH से। लिख दे रहा हूँ मैं, आपको क्रिया कराना है NaOH एक्वस से कराना है क्रिया। कितना भाई? हाँ, 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 300 ATM दाब। कराएंगे क्या होता है? आप अपने मन से यहाँ पे क्या मानेंगे? 2 NaOH मान सकते हैं, 2 NaOH। तो जब 2 NaOH आएगा ना, NaOH फिर NaOH, इसमें क्या होता है? हाँ, एक का OH और एक का H2O निकल जाता है, माइनस H2O लिख सकते हैं आप लोग। H2O निकल जाता है, एक Na एक Cl, एक NaCl निकल जाता है, फिर ONa जाके जुड़ जाता है, आपको मिलता है ONa। NaCl निकल जाता है, ONa जाके जुड़ता है, आपको मिलता है सोडियम फेनॉक्साइड। ये बनाया आपने। नॉर्मली Cl नहीं हटता है, विशेष कंडीशन 623 केल्विन ताप है और 300 ATM दाब, विशेष परिस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। याद रखना है आपको, बहुत पेज पूछता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलता है? ONa मिल जाता है। इसका नाम क्या है? सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड। अब इसकी क्रिया आप HCl से करा दें तो क्या निकलेगा? NaCl निकल जाता है और क्या मिलता है आपको? OH मिल जाता है। ये तो पढ़ा है आपने, ये रिएक्शन पढ़ा है आपने। क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाना, ये पढ़ा है आप। डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट सीधा लिखे क्लोरोबेंजीन। आप लिख दें क्या क्या? NaOH लिख लो, लिख लेना NaOH, 623 केल्विन ताप हो, 300 ATM दाब हो, ये पहला है। और दूसरे स्टेप में HCl या H+ लिख दो। HCl या अम्ल का कोई यूज कर देंगे,
HCl वगैरह, तो लिख दें HCl आप लोग, क्या दिक्कत है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फिनाल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, फिनाल, ये डायरेक्ट है। अगला क्या है, अगला जो पढ़ेंगे आप, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाना है, फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाना है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, SO3H, SO3H कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आप SO3H यहाँ लगा दिया आपने, तो यहाँ भी क्लोरीन कोई फिक्स थोड़ा ही कहीं लगाना, यहाँ भी लगा सकते हैं, उसमें क्या है, फिनाल ही मिलेगा, वो चाहे जहाँ मिले फिनाल ही होगा। चलो अच्छा यही लिख देता हूँ इसी के हिसाब से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया है आपने, यही तो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन है। अच्छा मान लीजिए इसको बनाना हो तो इसको कैसे बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कैसे बनाते हैं, आप क्या कराएं, आप बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, सांद्र H2SO4 से। बेंजीन की क्रिया अगर आप सांद्र H2SO4 से करा देंगे, आपको मिल जाएगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब कैसे मिलेगा कैसे नहीं, सब आप जानते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निक है बनाने के, आप इसकी क्रिया ओलियम से करा दें, बेंजीन की क्रिया ओलियम H2S2O7 से कराएंगे तो भी मिल सकता है। आप, इसका नाम है ओलियम, इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, ओलियम को डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो अगर आप ओलियम से कराएंगे तो भी मिल सकता है। तो इस सांद्र H2SO4 तो भी मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओलियम होगा तो भी क्या मिल सकता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक और है, या करके आप लिख सकते हैं, आप इसकी क्रिया H2SO4 और ब्रैकेट में SO3 लिखा हो, इससे भी कराएंगे तो भी यही मिलेगा, क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बुक में यही लिखा है आपके, ये दोनों टेक्निक जानते रहिए, इसका भी यूज कर सकते हैं, H2SO4 SO3 आपको मिल जाएगा बेंजीन, ये तो बेंजीन है आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। अब ध्यान दें, इसके बाद क्या कराएंगे, इसकी क्रिया आप करा दें NaOH से, किससे करा दें, तो यहां से क्या होता है ना, OH Na प्लस OH माइनस, और ये भी टूटता है प्लस, भाई एसिड H प्लस निकलता है, तो H और OH क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, H और OH क्या निकल जाता है, H2O, और आपको मिलता है, ये मिलता है ना बेंजीन SO3 माइनस Na प्लस, ये मिलता है। ये पूरा रिएक्शन है, बता दें कैसे कैसे हो रहा है। इसके बाद इसकी क्रिया आप 2 NaOH से कराएं, पहले NaOH से कराएंगे, OH H2O निकल जाता है, Na चला जाता है। इसके बाद इसकी क्रिया आप 2 NaOH से कराएं, 2 NaOH। अब होता क्या है समझें आप लोग, यहाँ पे क्या है, 2 NaOH है, NaOH, इसका ऐसा निकाल दें आप, H2O निकल जाता है, और एक Na चला जाता है, आपको मिलता है Na2SO3 निकल जाता है, Na और Na जो है, Na2 बन जाता है, SO3 ये निकल जाता है, फिर मिलेगा क्या, O Na मिलेगा ना, जैसे SO3 Na है, एक Na और मिल जाता है, क्या निकल जाता है, Na2SO3, Na2SO3 निकल जाता है। अब बचा है क्या तुम्हारा, ONA मिलेगा ना, अगर जैसे ही ONA मिलता है, अम्ल से क्रिया करा देंगे, फिनाल मिल जाएगा। ONA जैसे ही मिला, तुरंत किससे क्रिया करा देंगे, HCl से, अम्ल से क्रिया करा दें। तो यही होता है कि यहाँ से H2O निकलता है, माइनस H2O होता है, और क्या निकलता है भाई, और निकलता है Na2SO3, Na2SO3 Na2 हो जाएगा ना, Na2SO3 निकल जाता है, और मिलता क्या है आपको, मिलता है O माइनस Na प्लस कर सकते हैं, या ONA कर लो। इसकी क्रिया किससे करा देंगे, HCl से करा देनी है। तो जैसे ही HCl से कराएंगे तो क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा ना, NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, यहाँ पे OH मिल जाता है, और यही क्या है, फिनॉल। ठीक है, यही फिनॉल। अगर आप चाहें तो ना इस रिएक्शन को डायरेक्ट करा सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कराएंगे, देखो ध्यान से, कितना बड़ा ये है। ये भाई स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं कि बेंजीन से पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, अब इसी से बनाना है ना फिनॉल, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्रिया जैसे वो इससे कराते हैं, ठीक है, NaOH से कराते हैं, ठीक है। तो NaOH से कराएंगे ना, सीधा ये बना दिया, जैसे बीच में ये भी NaOH क्रिया करा, ये भी NaOH ना, कुल मिला के ये मिल रहा है ना, 2 बार क्रिया किया ये मिला, तो आप सीधा लिख दो NaOH, क्या बना देना, सोडियम फिनॉक्साइड, अम्ल से क्रिया कराए सीधा क्या बना देना, फिनाल। ये डायरेक्ट टेक्निक, डायरेक्ट बनाना हो, हाँ, बगैर समझे, तो उसको रटने वाले पॉइंट है, कैसे रटा जाए उसको आप क्या करेंगे, या करके, इसी का मैं या करके लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, बेंजीन सांद्र H2SO4, इनमें से कोई भी टेक्निक यूज कर लें, मान लीजिए इसको मैंने बना लिया सीधा, इसको बना लिया जाए सीधा, ये तो बना सकते हैं आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में लिख देना हो तो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसी क्रिया किससे कराएंगे आप लोग, NaOH से कराना है, क्या मिलता है भाई, नहीं इसको मत लिखो ना, इतना मत लिखे आप, सीधा लिख दो इसको, ONA लिख दो, हाँ, NaOH से कराएंगे सीधा क्या मिलता है, ONA मिल जाता है। फिर तो पूरा दिखाना पड़ेगा, जब आप स्टेप बाय स्टेप दिखाएं तो पूरा दिखाना पड़ जाएगा, सीधा दिखाना है, ये बना दो, NaOH से कराया गया, जैसे यहाँ भी NaOH से क्रिया हुई, यहाँ भी NaOH से हुआ ना, इसको प्राप्त करने के लिए कुल मिला के NaOH की क्रिया कर रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा देखो, तो कुल मिला के ONA करेगा, HCl से क्रिया करा देंगे, क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है, इसको अच्छा लिखो फटाफट, अच्छा देखो ध्यान से, अगला विधि क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम लवर्स। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवर क्या है, आप बना सकते हैं इसे, ये बेंजीन लगा होता है, बेंजीन N2+ हो और Cl माइनस लिख लें, लवर यही N2+X माइनस कर सकते हैं, Cl माइनस कर दो, तो देखिए ध्यान से, बेंजीन डाइएजोनियम लवर से बनाना है फिनाल, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि बेंजीन डाइएजोनियम लवर जो है ना, ये तुरंत ही बनाया जाता है, इसको फ्रेशली फॉर्म्ड किया जाता है, ये ताज़ा निर्मित होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये ताज़ा निर्मित होता है, तुरंत ही बनाते हैं, किससे बनाते हैं, एनिलीन से, किससे बनाते हैं भाई, इसको बनाते हैं एनिलीन से, जब एनिलीन की क्रिया, जब एनिलीन की क्रिया किससे कराई जाती है, NaNO2 प्लस 2HCl से कराते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, लिखने को लिख देते हैं नाइट्रस अम्ल, यही कराते हैं, NaNO2 प्लस 2HCl से कराते हैं, कितने ताप पर भाई, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप होता है यहाँ पर, N2+Cl-, यही क्या होता है आपका, इसी का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहे चाहे क्लोराइड कह सकते हैं, आप क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्लोराइड लवण है, तो NaNO2 प्लस 2HCl से कराते हैं आप लोग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप, या आप लिख सकते हैं 273 से 278 केल्विन ताप पर कराते हैं, ये तुरंत ही बनाते हैं भाई, जैसे इसका नाम है, समझो पहले इसको बना के तब कराना। अब क्या होगा पता है, मैंने बताया 2H 4H हो जाते हैं, और 2 ऑक्सीजन क्या निकल जाता है, 2H2O,
2H2O निकल जाता है, 2H इधर 2H इधर और 2 ऑक्सीजन, 2H2O निकल जाता है। और क्या निकलता है, एक Na और एक Cl क्या निकल जाता है, एक NaCl निकल जाता है, एक Na एक Cl निकल जाता है। अब बचा क्या पता है, N बचा है और एक Cl बचा है, बस और कुछ नहीं बचा है। इसमें से N बचा है और क्या बचा है, Cl। H तो हट चुका है, 2H गायब, 2 ऑक्सीजन 2H, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन गायब हो चुके हैं। एक Na एक Cl निकल चुका हुआ, Cl यहाँ बचा हुआ है और यहाँ से N बचा हुआ है। तो N और N मिलकर N2 प्लस Cl माइनस बना देते हैं। Cl माइनस भी है ना, Cl भी है, तो N2Cl बनाते हैं, N2 प्लस Cl माइनस। यही आपका क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम डबल। आप इसको N2Cl भी लिख सकते हैं। अब देखो, इसको अगर जल के साथ थोड़ा सा गर्म कर देंगे, सीधा क्या मिल जाता है, फिनॉल। इसको अगर जल के साथ गर्म कर देंगे हल्का सा, तुरंत ही फिनॉल मिल जाता है। कैसे मिलता है अगर समझना आपको, तो इसको आप ब्रेक कर लें, H प्लस OH माइनस, ठीक है। यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ से OH जाके N2 को हटा देता है, N2 हट जाता है, OH चला जाता है, आपको मिल जाता है OH मिल जाता है, N2 हट जाता है और क्या निकल जाता है, HCl। या आप इस बात को डायरेक्ट याद रखें, जल के साथ गर्म किया या क्रिया कराई जाए, जल के साथ बेंजीन डाइएजोनियम लौड़ की क्रिया कराई जाएगी, तुरंत क्या मिलता है, फिनॉल। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं। इसके बाद अगला क्या है, अगला आपका है क्यूमीन। क्यूमीन का नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन कहा जाता है। क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल। कैसे बनाएंगे, देखो आइसोप्रोपिल बेंजीन क्या है, यही आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल समूह लगा दीजिए आप, यही तो आइसोप्रोपिल ग्रुप, यही आइसोप्रोपिल, और ये बेंजीन है, इसका नाम हो जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब इससे फिनॉल कैसे बनाते हैं, या अब इस मान लो इसको बनाना हो, कैसे बनाएंगे, आइसोप्रोपिल बेंजीन कैसे बनाते हैं। अगर आप बेंजीन की क्रिया, ध्यान दें आप लोग, अगर आप बेंजीन की क्रिया किससे कराएं पता है, करा दे CH3 CH2 CH2 Cl से कराएं, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड से करा दें, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अगर आप CH3 यही नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया किससे करा दें, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये इसको ब्रेक करता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ क्या आता है, माइनस। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोधनायन। ये समझ लीजिए क्या बनता है, कार्बोधनायन। Cl को खींच लेगा, ये AlCl4 माइनस बनाता है, आप इतना मैकेनिज्म तो पढ़ा ही होगा आपने कि Cl माइनस को ये खींच लेता है, क्या बनाता है, AlCl4 माइनस, ये बनता है कार्बोधनायन। अगर जब भी मिलेगा कार्बोधनायन तो वहाँ शिफ्टिंग होने की चांसेस, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से क्या मिलता है आपको, आप लिख सकते हैं आप लोग ना, हाँ यहाँ मिलता है CH3 CH प्लस यहाँ चलाएगा ना, H उधर चला जाता है, यही मिलता है वहाँ। इससे क्रिया भले से कराएंगे, लेकिन ये प्लस शिफ्ट होने के बाद ये मिलता है। तो मान लीजिए पूछ ले आपसे कभी कि बेंजीन से आइसोप्रोपिल बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो ये नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड से क्रिया करा दें, मिल जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, यही क्यूमीन है, जिसी को आप क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अब देखो इसकी क्रिया ना पहले ऑक्सीजन से कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो जानते हैं क्या मिलता है आपको, इस प्रकार का यौगिक मिलता है। थोड़ा सा नीचे लिखिए, यहां से इस प्रकार का 2 ऑक्सीजन ना, ये दोनों ऑक्सीजन को आप ना ऐसा जोड़ लें, ऐसे इस प्रकार से आप इसको ना ये समझो, यहाँ से CH3 है, दोनों ही ऑक्सीजन आके ऐसे जुड़ जाते हैं,
ये दोनों ही ऑक्सीजन आके ना इस E और H के बीच में समाहित हो जाते हैं और ये पेरोक्साइड बन गया ना, ये पेरोक्साइड बन गया। इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रो पेरोक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मिल जाता है। इस बात को याद रखें आप लोग। क्यूमीन क्रिया O2 से कराते हैं तो यहाँ से दोनों ही ऑक्सीजन जो है C और H के बीच में जुड़ जाते हैं, आपको क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मिलता है। आगे चल के जो है ना, यहाँ से क्या होता है देखो, यहाँ से ये निकल जाता है CH3CO CH3 निकल जाता है, जो है आगे चल के जो है क्या होता है CH3CO CH3 निकल जाता है और OH आके जुड़ जाता है, आपको क्या मिल जाता है फिनाल। OH आके जुड़ जाता है और क्या हटता है भाई CH3 निकलता है COCH3, इसी का नाम क्या होता है एसीटोन। यही तो है एसीटोन। अच्छा, बढ़िया मात्रा में एसीटोन भी प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में। ठीक है, इसको लिखिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लिख दें सही H2OH+ से क्रिया कराते हैं। इस क्रिया H2OH+ से कराई जाती है तो यहाँ से यही होता है कि CH3CO CH3 निकल जाता है और OH आके जुड़ जाता है। इसको थोड़ा याद रखें क्या यूज किया जाता है, आपको फिनॉल मिलता है और अच्छी मात्रा में क्या मिलता है एसीटोन। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अगला क्या पढ़ेंगे आप लोग, एल्कोहल और फिनालों के भौतिक, एल्कोहल फिनाल ईथर इन सबके भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा आपने कि एल्कोहल और फिनाल, इनमें दो भाग होते हैं। एल्कोहल की बात कर लें चाहे फिनाल की बात कर लें, इसमें क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है ROH होता है, अब फिनॉल में क्या होता है C6H5OH, या उसको आप RAR कर सकते हैं ना, एरोमेटिक वाला। एल्कोहल में ROH होता है भाई, एल्किल और OH होता है, और फिनाल में एरिल होता है और OH होता है। इसमें जो ये वाले भाग नहीं होते, ये जल स्नेही होते, जल में जो है इन्हीं के पाए जाने की वजह से जो है ये जो है एल्कोहल फिनाल जल में घुलनशील होते हैं, OH की वजह से, इनकी वजह से नहीं। तो आप इनको मान सकते हैं कि ये जल स्नेही होते हैं, ये जल रागी बोल सकते हैं आप लोग, ये जल स्नेही होते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं जल रागी। अब ये दोनों कैसे होते हैं, जल विरोधी या जल विरागी कह सकते हैं आप लोग को, बस ना जानते रहिए आप लोग, जल विरोधी या आप क्या बोल सकते हैं जल विरागी। थोड़ी जानते नहीं आप लोग कि जो है ये जल विरोधी पार्ट है एल्किल या एरिल समूह, और वो वाला जल स्नेही पार्ट है। तो यही लिखा है, दो भाग होते हैं, एल्किल या एरिल समूह और दूसरा OH समूह। ये वाला पार्ट जल विरोधी या जल विरागी होता है, ये वाला जल स्नेही। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो यहाँ पे भौतिक गुणधर्म होगा वो पढ़ेंगे आप लोग क्वथनांक के बारे में, और अगला पढ़ेंगे घुलनशीलता के बारे में। एल्कोहल फिनाल के क्वथनांक के बारे में, इनकी क्वथनांक कब ज़्यादा कब कम होते हैं और किससे तुलना करें आप लोग। तो देखो ध्यान से, अगर एल्कोहल और फिनाल की आपस में तुलना की जाए, एल्कोहल की तुलना करें तो जो एल्कोहलों का जो क्वथनांक नहीं, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है। पहले आप समझ लीजिए, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम रहे, ब्रांचिंग होता जाए, तो फिर क्वथनांक कम होता जाता है, जैसा कि आपने हेलो एल्केन में पढ़ा था। एल्किल हैलाइडो में यही सेम टेक्निक पढ़ा था आपने कि जो उनका क्वथनांक होता है वो भी कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है, हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ेगा, हेलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये सब टेक्निक्स पढ़ा था आपने। लेकिन अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम रहे, ब्रांचिंग होता जाए, तो ब्रांचिंग होने के साथ क्वथनांक कम होता जाता है। इसकी वजह क्या है कि ब्रांचिंग होने पर क्वथनांक कम 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 क्यों होता है, और कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर जो है क्वथनांक बढ़ता क्यों। देखिए ध्यान से, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ता है। एक चीज जान लीजिए आप लोग कि क्वथनांक जो होता है वो द्रव्यमान का, मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगर मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ने वाला है।
तो जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी द्रव्यमान बढ़वे करेगा। तो जो क्वथनांक होता है, मैं ये पहले बता चुका हूं आपको कि जो क्वथनांक होता है किसके समानुपाती होता है भाई? मोलर द्रव्यमान। अगर मोलर द्रव्यमान बढ़ता है तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ध्यान दें आप लोग, अगर मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा ना तो वांडर वाल्स बल, जो बहुत सारे अणु होते हैं, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल, एक कमजोर टाइप का आकर्षण बल होता है, उसको आप बोलते हैं वांडर वाल्स बल। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, अगर क्वथनांक मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ता है। अगर मोलर द्रव्यमान बढ़ता है, जानते हैं क्या बढ़ता है? वांडर वाल्स बल बढ़ता है। वांडर वाल्स बल कैसे बढ़ता है, कैसे नहीं, समझाएंगे आपको। जैसे मान लीजिएगा कार्बन परमाणु की संख्या से, मान लीजिए यहाँ एक कार्बन का एल्कोहल है, आप इसको CH3OH मान सकते हैं। ये 2 कार्बन का एल्कोहल है, ये 3 कार्बन का एल्कोहल से मान लीजिए बढ़ता चला जाए, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ता रहेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। अब इसका वान डेर वाल्स बल कैसे बढ़ता है? जितने भारी अणु होते हैं वो जो है ना उतना ज्यादा मूव नहीं कर पाते, और जब मूव नहीं करेंगे तो उनके बीच में जो थोड़ा सा आकर्षण रहता है, यही है, ध्यान दें आप लोग। उनके समीपवर्ती परमाणु अणु में, उस अणु में उपस्थित समीपवर्ती परमाणु थोड़ा सा एक दूसरे के पास पास होते हैं और एक कमजोर आकर्षण रहता है, उसी को आप बोलते हैं वान डेर वाल्स बल। भारी होंगे तो गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही है कि जो एल्कोहलों के क्वथनांक होते हैं, फिनालों के जो क्वथनांक होते हैं, ठीक है, वो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मोलर द्रव्यमान बढ़ता है। अगर मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो भाई क्या बढ़ेगा? वान डेर वाल्स बल। भारी होंगे अणु, पास पास रहेंगे, थोड़ा सा एक कमजोर आकर्षण बल परमाणुओं के बीच में होगा। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, अगर ये बढ़ता है ना, ये जैसे 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको ये बोलते हैं ये सरफेस है, ये मतलब अणु का एक सरफेस है, सतह। तो अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी ना तो सतह का क्षेत्रफल भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर ये मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, समझिए वान डेर वाल्स बल बढ़ रहा है। अगर वान डेर वाल्स बल बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? सतही क्षेत्रफल, या ऐसा बोल सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है, इसी वजह से क्या बढ़ता है? वान डेर वाल्स बल। सतह का यहाँ एरिया कम है, यहाँ सतह के एरिया थोड़ा बढ़ रहा है, और ज्यादा सतह का एरिया बढ़ता चला जा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे क्या बोल सकते हैं आप लोग? आप इसको सतही क्षेत्रफल कह सकते हैं, क्षेत्रफल, या अपने भाषा में पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये भाई मोलर द्रव्यमान बढ़ता है तो ये दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर ये इनमें से कोई बढ़ जाए, ये चाहे जो भी बढ़ेगा, ये क्वथनांक क्या होना है? बढ़ना है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है, इस बात को याद रखें। तो यहाँ जो क्वथनांक का क्रम होगा, आप इसको ABC ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ जो क्वथनांक होगा सबसे कम किसका होगा? किसका होगा? और सबसे अधिक जो है इसका होगा। तो आप लिख सकते सबसे ज्यादा ये C का होगा, फिर B का होगा, फिर A का होगा। ऐसे ही ये बातें हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात ये है कि अगर मान लो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाए, ब्रांच बढ़े नहीं, जैसे बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ करेगा, लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम रहे, ब्रांचिंग बढ़ता जाए। इसी एग्जांपल देखें आप, जैसे ये ना, कि जैसे ये है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये देखिए, आप पूरा ऐसा मानेंगे, सतह से पूरा ऐसा मानेंगे, एक का नहीं पूरा, ये सरफेस पूरा मानते हैं। सरफेस जो एरिया, सतह का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा मानेंगे, ये वाला, ये इतना ज्यादा हुआ। अगर यहाँ देखें, यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम है, लेकिन ये सीधा ही है, और ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा ब्रांच में आ गया है, तो ये थोड़े सरफेस बनाएगा। सरफेस को तो ये बनाने वाले हैं ना, जैसे मान लीजिए ये सरफेस को नहीं बनाएगा। सरफेस को कौन बनाएगा? ये जो ऊपर वाले अणु हैं, ये वाला पार्ट बनाएगा। ये अगर ये भी सीधे होता तो ये भी सरफेस में आता, सतह पर आ जाता, लेकिन ये अंदर की तरफ है। तो यहाँ सतह का क्षेत्रफल कम हो रहा है, यहाँ सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, यहाँ वान डेर वाल्स बल ज्यादा होगा, यहाँ वान डेर वाल्स बल कम होगा, इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इसका क्वथनांक क्या रहेगा? कम। ये सब चीज आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो क्वथनांक की बात करें आप लोग,
इसको आप मान सकते हैं ए बी, ऐसा कर लो कि क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, इसका क्वथनांक क्या होगा, कम। ये क्वथनांक का क्रम है। जितने ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी सरफेस एरिया उतना कम, सतह क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना कम होता जाएगा और क्वथनांक भी उतना ही कम होगा। वान डेर वाल्स बल कम होंगे, क्वथनांक भी कम होगा। एक और एग्जांपल देखने आप, जैसे मान लें ऐसा कुछ आ जाए, इसको थर्ड ए मान लीजिए, ये हो जाए आपका, ये हो जाए, देखो यहाँ सर ये सतह है ज़्यादा, इधर उधर सरफेस थोड़ा सा OH नीचे हो गया, सरफेस कम हो गया है, यहाँ पे ये दोनों नीचे हो गए, ये सरफेस और भी कम हो जाए। तो जितना ज़्यादा सरफेस कम होगा, सतह कम होगा, वान डेर वाल्स बल उतना कम होगा और क्वथनांक गलनांक उतने कम, क्वथनांक उतने कम। तो क्वथनांक की बात करें क्या होगा, सबसे अधिक ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर किसका होगा, इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे सतही क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ पे सबसे कम है। यही बात यहाँ लिखी गई है कि एल्कोहलों और फिनॉलों के जो क्वथनांक है कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वान डेर वाल्स बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। भाई कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, वान डेर वाल्स बल बढ़ेगा। आप सतह क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं आप लोग, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ सतह के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वान डेर वाल्स बल के बढ़ने के कारण क्वथनांक बढ़ते हैं। अगला क्या है, एल्कोहलों में शाखा, ये ब्रांच जब कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है तब वाली बात है। एल्कोहलों में शाखा बढ़ने के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सतही क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वान डेर वाल्स बल कम हो जाते हैं। जब ब्रांच होता जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतही क्षेत्रफल कम होगा, वान डेर वाल्स बल भी कम होंगे, तो क्वथनांक भी क्या होगा, कम, जिसको आपने प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, अगली बात करें थोड़ा सा, एल्कोहलों एवं फिनॉलों, इस बात को याद रखें, एल्कोहलों और फिनॉलों के जो क्वथनांक हैं समतुल्य द्रव्यमान वाले, उनके समान द्रव्यमान वाले, अपने से समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है, मान लीजिए एल्केन, बेंजीन, बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है, C6H6 उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। आप लिख सकते हैं आप लोग कि समतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होंगे, एल्केन हो जाएगा और कौन हो जाएगा, बेंजीन, ये सब हो जाए समतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब से अधिक होते हैं। जानते हैं क्यों से अधिक होते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, कीटोनों से हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण अधिक होती है। इसमें एक वर्ड और लिख सकते हैं आप लोग, से इनमें, ध्यान दें आप लोग कि एल्कोहलों और फिनॉलों में आपस में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है कैसे नहीं, अभी समझा दिया जाए। किसी H बॉन्ड के पाए जाने की वजह से जो इनका क्वथनांक होता है किससे ज़्यादा होता है, हाइड्रो एल्केन, एल्केन, बेंजीन, ये सब हो जाए, ईथर, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबसे ज़्यादा होते हैं। आपको बता दिया जाए, जैसे मान लो एल्कोहल ROH का 2 अणु हो गए ना, एल्कोहल के 2 अणु है मान लीजिए, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ऐसा मान लीजिए ये ROH है, ये भी एल्कोहल है। तो एल्कोहल में जो है ना, ये देखो OH है, यहाँ पे थोड़ा क्या आता है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ये भी ब्रेक होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो यही आपने पढ़ा है ना भाई कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, कि जब किसी अणु में FON के साथ कोई H जुड़ा हो, तो यहाँ FON के साथ में H जुड़ा हुआ है, यहाँ भी क्या है, FON में से कोई एक होना चाहिए, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन। तो यहाँ भी क्या है, FON के साथ H जुड़ा हुआ है, यहाँ भी FON के साथ H जुड़ा हुआ है, और जो H होना चाहिए वो किसी दूसरे अणु के FON के संपर्क में आ जाए। जैसे मान लो इसका H मान लीजिए आप, इस एल्कोहल का H इसके, हाँ, इसके FON के संपर्क में आया है ना, या तो फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो नाइट्रोजन हो, तो है ऑक्सीजन ना, तो इनके बीच में एक थोड़ा सा आकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है।
वांडर वाल्स बल से बहुत स्ट्रांग होता है ये, वांडर वाल्स बल से स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बनता है, एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड। इन्हें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यही सेम केस फिनाल में भी है। फिनाल की अगर बात करें तो आप यहाँ पे C6H5 बना लेना, बस आप बेंजीन लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, OH हो जाएगा। थोड़ा सा दूर बना दिया। क्या बनता है, आकर्ष, यही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपस में, इनमें भी क्या होता है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से जो है ये इनका क्वथनांक गलनांक ईथर वगैरह से, ईथर एल्डिहाइड कीटोन इन सबसे ज्यादा होता है। ईथरों में भी देखो, ईथर में क्या होता है, ROR होता है। यहाँ भी मान लीजिए दो ROR के अणु आ जाए, तो यहाँ पे O के साथ में कोई H नहीं जुड़ा है ना, या FON के साथ में कोई H नहीं जुड़ा है, तो कार्बन के साथ, जब अगर H होगा तो कार्बन के साथ होगा। वो H बॉन्ड बनने की वो कंडीशन नहीं है। H बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है, FON के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन किसी दूसरे अणु के FON के संपर्क में आ जाए, उस केस में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें बनता है, इसकी वजह से इनका जो क्वथनांक है आपने लिखा हुआ कि ज्यादा होता है। तो देखो ध्यान से, ये एल्कोहल है, ये ईथर है, ये एल्केन है, तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होने वाला है, एल्कोहल का। अब अच्छा इन दोनों में तुलना करें तो जानते हैं इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा यार, इसमें ऑक्सीजन, इसमें कार्बन कार्बन ही है, इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा ना। भले ईथर है, ठीक है, ईथर का जो क्वथनांक होगा इनसे कम होगा, एल्कोहलों से कम होगा, लेकिन जब इसकी तुलना इससे किया जाए इसका द्रव्यमान ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन। तो फिर ये दूसरे नंबर पे ये है सबसे कम एल्केन रहना है। तो क्वथनांक क्या लिखेंगे आप लोग, सबसे अधिक ए का होगा एल्कोहल का, फिर बी का, फिर सी का। इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, क्वथनांक से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए गए ना, क्वथनांक से संबंधित कुछ प्रश्न दिए आपको सॉल्व करना है। क्वथनांक के विषय में क्या जानते हैं आप लोग, कि जो एल्कोहलों का क्वथनांक होता है, समान द्रव्यमान वाले, अपने से समान द्रव्यमान वाले, भाई हाइड्रोकार्बनों जैसे एल्केन बेंजीन हो जाए और ईथर हो जाए, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड कीटोन, इन सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि एल्कोहल फिनाल, फिनाल भी है क्योंकि ये आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनाल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एल्कोहल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और एल्कोहलों के क्वथनांक के विषय में क्या जानते हैं आप लोग, कि एल्कोहलों का क्वथनांक अगर द्रव्यमान बढ़े, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो बढ़ेगा, और अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम रहे, ब्रांचिंग बढ़ती जाए, तो फिर क्वथनांक घटता जाता है। क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल कम होता है, वांडर वाल्स बल का मान भी क्या होता है, कम होता है। जब ब्रांचिंग होती है सतही का सतह क्षेत्रफल कम हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा गया पहला प्रश्न है कि पेंटेनॉल, ये सब है ना, ये दो प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनमें बहुत सारे यौगिक हैं, इनको क्या करना है, इनको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, पेंटेन वन ऑल, आप इसको लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं कि 5 कार्बन होना चाहिए, ये पेंटेन वन ऑल है, और ये क्या है, ब्यूटेन वन ऑल, और ये क्या है, ब्यूटेन टू ऑल। तो यहाँ पे OH कर लें, ठीक है, OH को ऊपर भी कर सकते हैं आप लोग। ये क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल कैसे लिखना है आपको, ये एथेनॉल है, ये प्रोपेन वन ऑल है, और ये क्या है, मेथेनॉल है। तो सभी के सभी एल्कोहल है, सभी के सभी एल्कोहल है। इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में कैसे लिखा जाए, सबसे कम क्वथनांक किसका होने वाला है, मेथेनॉल। सबसे कम क्वथनांक इसमें जो लिखेंगे आप लोग, क्वथनांक का जो बढ़ता क्रम होगा, सबसे कम क्वथनांक CH3 चाहे तो लिख लो, नाम ही लिखो मेथेनॉल। उससे अधिक किसमें का होने वाला है, एथेनॉल। उससे अधिक किसका होगा, प्रोपेनॉल। और उससे अधिक किसका होगा,
ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल के दो कंडीशन है, 1 आल और 2 आल। तो 1 आल और 2 आल में 2 आल का कम होगा, 1 आल का ज्यादा होगा, क्योंकि यह थोड़ा ब्रांचिंग है और ये सीधा है। तो ब्यूटेन 2 आल का कम होगा, ब्यूटेन 1 आल का ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 आल, उससे अधिक किसका होगा, ब्यूटेन 1 आल, ब्यूटेन 1 आल, और उससे अधिक किसका होगा, पेंटेन 1 आल। ये क्वथनांक का बढ़ता क्रम है, क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या है, इसको कैसे लगाएंगे आप, इसमें क्या लिखना है, पेंटेनॉल लिखे ना, 5 कार्बन लिखेंगे आप लोग। ये पेंटेन 1 आल है, और ये क्या, नॉर्मल ब्यूटेन है, और ये क्या है, पेंटेनल है, ये एल्डिहाइड वाला है। और ये क्या है आपका, ये ईथर है, एथॉक्सी एथेन है ना, एथॉक्सी एथेन ईथर है। इस प्रकार से लिख लेंगे। इसमें देखो सबसे कम जो क्वथनांक होगा ये एल्केन का होगा, ठीक है। अब ये बचे हैं, सबसे अधिक तो एल्कोहल का होना है, सबसे अधिक इस एल्कोहल का होगा, 5 कार्बन का एल्कोहल, सबसे कम इसका होगा, ठीक है। तो सबसे कम कौन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का सबसे कम होगा। अब उससे यदि देखिए ये दो हैं, अब इन दोनों में कौन ज्यादा कौन कम, तो ये कम होगा और ये वाला क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी तो ज्यादा होगा भाई, इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, 5 कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ही कार्बन है, ठीक है। तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इसके बाद क्या होगा, एथॉक्सी एथेन, इसके बाद किसका होगा, पेंटेनल, पेंटेनल कह सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, पेंटेन 1 ऑल। ये क्वथनांक से संबंधित कुछ प्रश्न थे, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुणधर्म में अगला पॉइंट पढ़ेंगे विलेयता या घुलनशीलता। एल्कोहल फिनाल ये जल में घुलनशील होते हैं कि नहीं, ईथर वगैरह भी जल में घुलनशील होते हैं कि नहीं, हाइड्रोकार्बन वगैरह की अगर इनकी बात करें, ये जल में घुलनशील होते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आप, सबसे पहले बात होगा एल्कोहल और फिनाल, ठीक है। जो एल्कोहल और फिनाल है, ये जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल और फिनाल ये क्या करते हैं, जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आप चाहे बना सकते हैं, इससे मान लीजिए जल व एल्कोहल को दिखाना एच बॉन्ड के साथ, जल व एल्कोहल अगर हो तो ये आपस में एच बॉन्ड कैसे बनाते हैं, मान लीजिए जल लिख लिया आपने, HOH कर लिया आपने, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा दिखा दो ना, ROH है ये, एल्कोहल ROH, इसका ऑक्सीजन इसका H क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप जल और फिनॉल को लें, जल व फिनॉल, इसमें क्या होगा, H2O कैसे लिखेंगे, ये बना लीजिए आप लोग, और फिनॉल का भी ऐसा कर लो, यहाँ बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो जल और एल्कोहल, जल के साथ में एल्कोहल और फिनॉल ये दोनों क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के बना लेने की वजह से ये जल में घुलनशील होता है। जो एल्किल हैलाइड होता है वो भी ध्रुवीय होता है, जैसे जल तो भाई एल्कोहल ध्रुवीय होता है ना, पॉजिटिव निगेटिव ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा निगेटिव, ऐसे ब्रेक होता है, यहाँ पे आएगा निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये ध्रुवीय है। एल्कोहल भी ध्रुवीय होता है, जल भी क्या होता है, ध्रुवीय। उसी प्रकार फिनाल भी क्या होता है, ये भी ध्रुवीय होता है, ये आता है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, तो फिनाल ध्रुवीय है। ठीक इसी प्रकार आपने पढ़ा था एल्किल हैलाइड भी ध्रुवीय होता है, लेकिन वो जल के साथ एच बॉन्ड नहीं बनाता है, और बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से एल्किल हैलाइड जल में कम घुलनशील होता है। आपने पढ़ लिया पहले ही कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं या हैलो एल्केन होते हैं वो जल में अल्प विलीन, जबकि एल्कोहल और फिनाल ये सब क्या होते हैं, जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जल में घुलनशील है। हाइड्रोकार्बन वगैरह भी जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, मीथेन मीथेन ये सब कहाँ से बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यही है, लेकिन देखो ध्यान से क्या बताया जा रहा है, एल्कोहल और फिनाल जल के साथ एच बॉन्ड बना लेने के कारण जल में घुलनशील या विलेय होते हैं, किंतु जल विरागी, आपको बताया गया ना कि जो आर है ये वाला पार्ट है, आप इसको AR कह सकते हैं, ये वाला पार्ट ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है, इसमें क्या है हाइड्रोकार्बन,
ये भी क्या होता है, मीथिल एथिल यही सब रहेंगे, जैसे मीथिल रहेगा, एथिल रहेगा, तो भाई वो कार्बन हाइड्रोजन रहेंगे ना। मीथिल में भी CH3 रहना है, एथिल में C2H5 रहना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे। तो ये एक भाग हाइड्रोकार्बन होता है, ये जल विरागी होता है, ठीक है। तो यही है, किंतु जल विरागी भाग अगर बढ़ता है, इनकी जल में विलेयता घटती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसको आप थोड़ा सा इधर लिख लेना, ये इधर रहना है। जैसे मान लो आ जाए विलेयता की बात करनी, जैसे आपको मिले CH3OH, मैं H से नहीं लगा रहा हूँ, चलो 2 कार्बन का OH हो, 3 कार्बन का OH हो, तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये R बढ़ता जा रहा है ना, R बढ़ने के साथ जल में विलेयता कम होती जाएगी, अर्थात ये जल में ज्यादा विलेय होगा, ये जल में कम विलेय होगा, ये जल में क्या होगा, सबसे कम विलेय। इन तीनों में सबसे कम विलेय ये वाला होगा, क्योंकि इसका साइज ज्यादा हो गया ना, 3 कार्बन हो गए हैं, तो यहाँ पे ये वाला अल्कोहल ज्यादा घुलनशील होगा, इससे कम ये, और अगर और भी कार्बन आए तो और कम विलेयता होती जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन आपको मैं नोट पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ कि मान लो कार्बन की संख्या सेम रहे और ब्रांचिंग बढ़ती जाए, फिर विलेयता में क्या होता है। क्वथनांक में क्या लिखा था आपने, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी क्वथनांक घटता जाएगा। लेकिन विलेयता में उल्टा है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपको नोट में उसको लिखवा दे रहा हूं कि कार्बन की संख्या समान होने पर, कार्बन की संख्या समान होने पर शाखा बढ़ने के साथ विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। किसमें भाई, जल में। जैसे मान लें, मैं इसका प्रश्न ऊपर करा दे रहा हूं, लिखवा दे रहा हूं। जैसे मान लें ऐसा लिखा हो, 4 कार्बन से लिखा हो, ये आपका क्या है, नॉर्मल ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेनॉल। और अगला क्या है, मान लो ऐसा आ जाए, देखिए जानते इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सेकेंडरी है ना भाई, 2 कार्बन 1 कार्बन, ये कौन सा है, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। और ये कौन सा है, ये है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो सबसे कम विलेय, सबसे अधिक विलेय कौन होगा, टर्शियरी सबसे अधिक विलेय होगा, सबसे अधिक ब्रांचिंग है ना। तो विलेयता केस में क्या लिखेंगे आप लोग, विलेयता यहां पर क्या लिखेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। उससे कम कौन होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। और सबसे कम कौन होगा भाई, सबसे अधिक टर्शियरी ब्यूटिल, उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटिल, और सबसे कम कौन होगा, नॉर्मल ब्यूटेनॉल। ठीक है, लिख लो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, भौतिक गुणधर्म में विलेयता में आप लिखा था ना कि एल्कोहल फिनाइल जल में घुलनशील होते हैं, जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या है कि एल्कोहल और फिनाइल में अगर जो है एल्किल या एरिल समूह, ये क्या होता है, जल विरोधी या जल विरागी होता है। अगर इसका आकार बढ़ता है तो जल में विलेयता घटती जाती है। और उसमें जो OH समूह होता है वो जल स्नेही होता है, अगर उसकी संख्या बढ़े, OH समूह की संख्या बढ़ती है, तो उस केस में जल में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। आपको एक नोट पॉइंट मैंने लिखाया था कि अगर डिग्री बढ़ती जाए, कार्बन की संख्या समान रहे, डिग्री बढ़ती जाए, तो क्वथनांक के केस में तो घटता जाता है। डिग्री मतलब मान लीजिए ब्रांचिंग कह सकते तरीके से, शाखा बढ़ेगा, कार्बन की संख्या समान हो, शाखा बढ़े तो क्वथनांक कम होता जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। लेकिन अगर क्या बढ़े, जल में विलेयता की बात करें, ब्रांचिंग बढ़ती रहे और जल में विलेयता की बात करें, तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा जल में विलेयता उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ बढ़ा है। और आपको बता दिया जाए, जो ईथर होते हैं वो भी जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई ROR है, उसका हो जल का H मिलके बना लेगा H बॉन्ड। H बॉन्ड बनाने की कंडीशन जानते हैं ना, H बॉन्ड बनाने की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ
कि मान लीजिए कोई अणु हो, उसमें क्या हो, FO यान के साथ में H जुड़ा होना चाहिए। कोई अणु हो उसमें FO यान के साथ में H जुड़ा हो सहसंयोजी बंध के द्वारा, और ये H जो है किसी दूसरे अणु के FO यान के संपर्क में आ जाए तो उस केस में क्या बनने के चांस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन आप जानते रहिए कि किसी अणु में FON के साथ में फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में सहसंयोजी बंध के द्वारा कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो और यह हाइड्रोजन किसी दूसरे अणु के FON के संपर्क में आ जाए तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की चांसेस है। तो ईथर में भी ROR है, वो ऑक्सीजन होता है, और जल में क्या होता है, O के साथ में जुड़ा है H ना, तो उसका H, जल का H और ईथर का वो मिलकर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। यही है कि ईथर भी जल के साथ H बॉन्ड बना लेने के कारण जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनकी जो विलेयता होती है, जल में घुलनशीलता होती है, एल्कोहल और फिनाल की तुलना में कम होते हैं घुलनशील, लेकिन एल्कोहल और फिनाल की तुलना में जल में कम घुलनशील, जल में कम घुलते हैं। इसके बाद अगला आप क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। एल्कोहल फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए आपके लिए, इसलिए आप ध्यान से देखिए। एल्कोहल को बनाने की विधियां पढ़ा, फिनाल को बनाने की विधियां पढ़ा आपने, एल्कोहल फिनाल के भौतिक गुणधर्मों के विषय में जाना आपने, क्वथनांक, विलेयता, ये सब जान लिए हैं। अभी आप क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल और फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं, कौन कौन सी रिएक्शंस दिखाते हैं, कौन, एल्कोहल और फिनाल। तो देखो ध्यान से, इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, मान लीजिए एल्कोहल फिनाल की बात करें तो पहले आपको बता दिया जाए, जो एल्कोहल नहीं है इसमें क्या होता है, ROH है। इसमें आप दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एक अभिक्रिया कौन सी, जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, और दूसरा इसको कार्बन मान लो, भाई कार्बन तो मान ही सकते हैं। दूसरा क्या मानेंगे, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ध्यान दें आप लोग, एल्कोहल में आप दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे कि जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, दूसरा क्या पढ़ेंगे, जब कार्बन और ये कार्बन मान लो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो। और फिनाल में कौन सा पढ़ेंगे आप लोग, फिनाल में जानते हैं, मान लीजिए आपने बेंजीन लगा लिया ना, भाई बेंजीन रिंग लगा लो C6H5, इसमें ये वाला बॉन्ड का पढ़ेंगे कि O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, लेकिन इसमें क्या है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। पता है क्यों, रेजोनेंस की वजह से। फिनाल में जो ये फिनाल है, बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन का जो है इसमें होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड के लक्षण आते हैं, जो कि अभी आप देखेंगे आगे, और आपने पहले पढ़ भी लिया है कि यार जब फिनाल का कराओगे रेजोनेंस, यार लोन पेयर वाला है ना, ये होता है लोन पेयर का कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये इधर आएगा, कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, हाँ डबल बॉन्ड का लक्षण उत्पन्न होता है। तो डबल बॉन्ड के लक्षण उत्पन्न होने की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। CO बॉन्ड का नहीं पढ़ेंगे, केवल OH वाला पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपको दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है एल्कोहल फिनाल दोनों में, लेकिन एल्कोहल में दो अभिक्रिया पढ़ेंगे, एक OH वाला बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन वाला, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। फिनाल में क्या पढ़ेंगे, फिनाल में केवल आप क्या पढ़ेंगे, OH वाला पढ़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड नहीं पढ़ेंगे, नहीं ब्रेक हो भाई, डबल बॉन्ड का लक्षण है। तो वही बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, एक OH वाला, OH तथा CO बंध लिख सकते हैं, CO आबंध के विदलन के आधार पर, किसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, किसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखो ध्यान से बताया जा रहा है कि एल्कोहल एक सर्वतोमुखी यौगिक है, मतलब ये एक ऐसा यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में भी काम कर सकता है और नाभिक स्नेही के रूप में भी काम कर सकता है। हालांकि लोन पेयर है, नाभिक स्नेही के रूप में सामान्य केस में काम करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो यही बात हो रहा है कि एल्कोहल एक सर्वतोमुखी यौगिक है, वर्सेटाइल बोलते हैं। हाँ, अद्वितीय प्रकृति इसकी होती है, ये जो है सर्वतोमुखी यौगिक है, यह नाभिक स्नेही के रूप में भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों के रूप में काम कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करता है तो इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। अगर एल्कोहल में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो इस केस में किसके रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करता है। जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करता है,
और जब OH वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ हो तो किसके रूप में काम करता है, नाभिक स्नेही। इस बात को थोड़ा सा याद रखें। एक में OH बॉन्ड का विदलन पढ़ेंगे आप, उसका टूटना पढ़ेंगे, और एक में CO बॉन्ड का विदलन पढ़ेंगे। तो OH बॉन्ड का जब टूटेगा तो किसके रूप में काम करेगा, नाभिक स्नेही। और सामान्य केस में यही हो भी करता है, OH वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसलिए आप एल्कोहल को सामान्य केस में नाभिक स्नेही मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें CO बॉन्ड का भी विदलन हो सकता है, लेकिन जब इसमें CO बॉन्ड टूटेगा तो ये किसके रूप में काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, ठीक है। वही बताया जा रहा है। देखो पहला रिएक्शन क्या पढ़ेंगे आप लोग, कि जब एल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में काम करती है तो इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, इस बात को याद रखें। अब कैसे ब्रेक होता है कैसे नहीं, कंडीशन समझे आप लोग। एल्कोहल में जब भी OH का बॉन्ड ब्रेक होना है तो कंडीशन कौन सी आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए एल्कोहल हो, एल्कोहल अगर किसी धनावेशित केंद्र पर आक्रमण करे जहां पे धनावेश वगैरह हो, एल्कोहल अगर किसी धनावेशित केंद्र पर आक्रमण करता है, एग्जाम्पल ले लिया आपने कार्बोधनायन का, मान लो एल्कोहल अगर किसी धनावेशित केंद्र पर आक्रमण करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसका लोन पेयर है इसको देगा, अपना लोन पेयर देगा ना, ठीक है। तो प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे, और कार्बन आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। देखो होना क्या है, इसके पास लोन पेयर है, जब भी OH का बॉन्ड ब्रेक होना है तो ये एक तरीके से मान ले किसी धनावेशित केंद्र पर आक्रमण करेगा, और वो धनावेशित केंद्र यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोधनायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मिलने वाला है, वो कार्बोधनायन अक्सर केस में, ठीक है। तो ये जो है एल्कोहल इस पे अटैक करेगा, तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनेगा, अब प्लस किस पे आएगा, ऑक्सीजन। H को आप थोड़ा नीचे दिखा दीजिए ताकि इसको जोड़ सके आसानी से। H को नीचे कर देंगे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे वही किया गया है, H को नीचे करके कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया है, अब प्लस किस पे आ गया है, बाकी इसकी 3 वैलेंसी खाली है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, ये H जो है ना, H ऑक्सीजन प्लस है जो कि नहीं रहना चाहिए, तो ये क्या करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो H प्लस के रूप में निकल जाता है। कुल मिला के ये इस प्रकार की स्पीसीज बनती है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए, पूरा यहाँ तक देखो, इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, ये OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और OC का बॉन्ड बना है, CO का बॉन्ड बन गया है। आप देख क्या रहे हैं यार, जैसे टोटल यहाँ से यहाँ रिजल्ट देखो तो OH वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है, OC का बॉन्ड बना है, OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो आपको यही तो पढ़ना था, OH का बॉन्ड ब्रेक होना, ठीक है। अब जब ध्यान दें, जब मान लीजिए CO का बॉन्ड ब्रेक हो तो फिर, अब भाई इसकी थोड़ी सी स्टेप है कि तुरंत नहीं ब्रेक होगा। सबसे पहले क्या होगा, एल्कोहल का लोन पर आक्रमण करेगा, फिर ये प्लस आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसी बात हो रही है। अब मान लीजिए एल्कोहल में CO बॉन्ड का पढ़ना होगा, कैसे CO बॉन्ड टूटता है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है ना, यही है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है जो प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जिसको बोलते हैं ना कि प्रोटॉन युक्त एल्कोहल, और हिंदी अच्छा भाषा होता है प्रोटॉनिक एल्कोहल। प्रोटॉनिक एल्कोहल का मतलब प्रोटॉन युक्त एल्कोहल, एल्कोहल में प्रोटॉन अब जुड़ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पता है, अब देखो इस ऑक्सीजन प्लस नहीं रहना चाहिए, इस ऑक्सीजन पे प्लस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचता है। देखो जब OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH का इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन। यहाँ देखो यहाँ भी प्लस था, वहां भी प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस वाले ऑक्सीजन ने H का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचा, और यहाँ पे प्लस वाले ऑक्सीजन ने किसका इलेक्ट्रॉन खींचा है, H का इलेक्ट्रॉन। तो जब H का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CO का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आपको बस इस बात को याद रखना कि ये वाला बॉन्ड C और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ऑक्सीजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया, अब आप कार्बन में प्लस आ जाएगा, तो किसी भी नाभिक स्नेही से भाई प्लस आया है, भाई प्लस आया तो किसी को जोड़ दे, वहां पे धनावेशित केंद्र पर किसी माइनस वाले को, किसी नाभिक स्नेही को जोड़ना है। तो मान लीजिए आपने Br ले लिया है, Br माइनस, क्या ले लिया आपने, Br माइनस, इसको जोड़ दिए आप, ठीक है। तो यही है
कि यहाँ पे प्लस आएगा। इस बात को मतलब आपको कुल मिला के यही सीखना है कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये CO का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ पे OH का बॉन्ड, दोनों ही केस में ऑक्सीजन पे प्लस आया है। लेकिन CO बॉन्ड के केस में सबसे पहले प्रोटॉनिक अल्कोहल बना है, फिर CO का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। प्रोटॉनिक अल्कोहल बना है, फिर CO का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अटैक किया, ये चीजें रही, ठीक है। इसको लिखे फटाफट।